नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 1 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने 3 लाशों को लेकर फिर से बवाल काट दिया और इस बवाल की वजह से गाजा के अंदर हड़कंप मचा हुआ और साथ ही इस समय वेस्ट बैंक समेत तमाम अलग अलग हिस्सों पे इजराइल के हमले जारी हैं। इस हमले से कितना नुकसान हुआ इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही इजराइल ने फिर से लेबनान के ऊपर बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में किसकी मौत हुई है, कौन टारगेट बना, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा और साथ ही सीरिया के अंदर जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं वो अपने भाई से ही लड़ पड़े हैं। इस लड़ने के पीछे कौन सी बड़ी वजह है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ ही इस समय अमेरिका ने भारत और रशिया के बीच दूरी पैदा करने का काम किया है। तो ये दूरी क्यों पैदा हो रही है, कौन सी बड़ी वजह है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वजह से आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताएं ताकि मैं भी तो जानूं कि कितने लोग इंसानियत के हक में खड़े हैं और कितने लोग शैतान बन के खड़े हैं। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है ये इजराइल से ही आ रही है। दरअसल हमास ने 3 डेड बॉडीज को सौंप दिया था रेड क्रॉस को और वो डेड बॉडी रेड क्रॉस लेके इजराइल के पास आती है और इजराइल के हवाले करती है। ऑब्वियस सी बात है वो लाशें काफ़ी पुरानी थी, सड़ गल गई थी, केवल हड्डियां बची थी, थोड़े से कपड़े बचे थे। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं थी, इस वजह से इन रिमेन्स को यानी इन हड्डियों के टुकड़ों को लेबोरेटरी भेजा गया जहाँ पे डीएनए सैंपलिंग करवाई जानी थी और अब उस डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट निकल के सामने आई है और इस रिपोर्ट में इजराइल ने बड़ा इल्ज़ाम हमास के ऊपर लगाया। दरअसल इजराइल का कहना है कि जो लाशें हमास ने हमको सौंपी हैं ये लाशें हमारे किसी भी बंधक से मैच नहीं होती, यानी हमास ने हमको फर्जी लाशें सौंप दी हैं। जो असली लाशें हैं उनको हमास नहीं सौंप रहा और ये सीज फायर का उल्लंघन है। इतना बोलने के बाद इजराइल ने फिर से हमला करना चालू कर दिया है। आज रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि गाजा के अंदर फिर से गोलियां चली हैं, टैंकरों से गोले दागे गए हैं, फिर से गोली के साथ साथ बम बरसाए गए हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी, यानी 3 लाशों के बदले 3 जिंदा फिलिस्तीनियों को मारने का काम इजराइल ने कर दिया और साथ ही धमकी अभी भी जारी है कि अगर बंधकों की लाशों को फिर से इजराइल के हवाले नहीं किया गया, जो सही लाशें हैं वो हमारे हवाले नहीं की गई, हमको हैंडओवर नहीं की गई, तो हम जंग को फिर से शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मजबूरी हमास की ये है कि केवल हड्डियों को देख के वो कैसे पता कर पाएगा कि ये लाशें इजराइल के लोगों की हैं या फिर हमास के लड़ाकों की हैं या फिर लोकल फिलिस्तीनियों की है। चूंकि केवल मलबों को खोद के लाशों को निकाल के हमास सौंप रहा, डीएनए सैंपलिंग का रास्ता हमास के पास नहीं है, वो रास्ता केवल इजराइल के पास है। चूंकि डीएनए सैंपलिंग करवाने के लिए उस आदमी के परिवार का होना जरूरी है। तो ऐसे हाल में केवल हड्डियों के हवाले से हमास कैसे आइडेंटिफाई करेगा, एक बड़ा चैलेंज है। इधर इजराइल लगातार सीज फायर को तोड़ के अलग अलग जगहों पे हमला कर रहा। रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है कि आज वेस्ट बैंक में सेटलर्स ने बड़ा हमला किया है, गोलीबारी हुई है और साथ ही नाबलूस इलाके में भी आज हमला करके एक परिवार को मार के उसके बच्चे को पीट के उसके घर में तोड़फोड़ करके बाकायदा तहलका मचाने का काम इजराइल के सेटलर्स ने किया। तो आज इजराइल अलग अलग जगहों पे तांडव कर रहा, इजराइल अलग अलग जगहों पे लोगों को टॉर्चर कर रहा, बस इस उम्मीद से कि इनको इतना डरा दो, इनको इतना परेशान कर दो कि ये सीज फायर रहे ना रहे, लेकिन इजराइल के आगे झुक के रहे। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल की आईडीएफ के हवाले से। दरअसल इजराइल की आईडीएफ के मेजर जनरल इफात एमिर ने इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे के पीछे की जो कहानी है वो इंसानियत को दहलाने वाली कहानी है। दरअसल बात साल 2024 के आसपास की है जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो लीक होता है। इस वीडियो के लीक होने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, चूंकि इस वीडियो में दिखाया गया था कि जो आईडीएफ के सोल्जर थे, जो इजराइल की पुलिस थी, जो जेलों में रहती है, जो मौजूद रहती है,
उन लोगों ने उस जेल में बंद फिलिस्तीनियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया था कि साफ तौर पे मैं आपको बता भी नहीं सकता। अगर कोई महिला थी तो उसके साथ आप समझ सकते हैं, अगर कोई इंसान आदमी था, पुरुष था, मर्द था, तो उसको पीटा गया, उसके ऊपर पेशाब किया गया, उसको भूखा रखा गया, हाथ को पीछे से बांधा गया, उसके शरीर पे पॉटी वगैरह रगड़ दी गई, गंदा खाना दिया गया, फिलिस्तीन के झंडे के ऊपर पेशाब किया गया, इजराइल के झंडे के आगे सर झुकवाया गया, और ये तमाम चीज़ें लगातार करते करते बाकायदा एक वीडियो तैयार किया गया, महिलाओं के साथ गलत काम करने का वीडियो तैयार किया गया, और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे जानबूझ के IDF द्वारा पोस्ट किया गया ताकि पूरी दुनिया में IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के नाम की दहशत मच जाए। और सबसे ताजुब की बात यह है, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस वीडियो की पोस्टिंग में जिसकी फाइनल सिग्नेचरिंग हुई थी, यानी जिस शख्स ने अप्रूव किया था कि ये वीडियो पोस्ट होना चाहिए, वो खुद एक महिला थी। यानी एक महिला के साथ दरिंदगी का वीडियो उसने खुद पोस्ट करवाया था। और ये मामला जब हाईलाइटेड हुआ, इजराइल को शुरू में लगा था कि इस पे पूरी दुनिया डरेगी, लेकिन पूरी दुनिया ने इस पे जब रिएक्शन देना शुरू किया, पूरी दुनिया ने जब क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उसके बाद भी 1 साल तक इजराइल इस मामले पे खामोश रहा। लेकिन धीरे धीरे जब इस पूरे मामले में इजाफा आया तो फाइनली जो इफ़ात तोमर है, जो महिला मेजर जनरल है उस जेल की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफे के साथ अपनी जिम्मेदारी में, अपने स्टेटमेंट में उस महिला ने कहा कि मेरी ही परमिशन से वो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ था। आप सोच के देखिए कि एक महिला ने ही खुद वो वीडियो पोस्ट करवाया जिसमें एक महिला के साथ दरिंदगी हुई थी। अब इससे ज्यादा इजराइल का असली चेहरा क्या लोगों के सामने आएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है हिजबुल्लाह के हवाले से, और साफ तौर पे कहा जाए तो लेबनान के हवाले से। दरअसल कल रात की बात है, लेबनान के ऊपर एक जगह लगती है नबतिया, इसी नबतिया के ऊपर फिर से एयर स्ट्राइक की है, फिर से हमला किया इजराइल के ड्रोन्स ने। और इस हमले में इनके जो फोर्सेज हैं, अब आरोप इजराइल का ये है कि जो हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स है, हिजबुल्लाह की जो रदवान फोर्स है, उसके एक कमांडर को मार दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन अब इसी मामले को लेके लेबनान की जो सरकार है वो हाय तौबा मचा रही है। अब तक ये हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे रहे, अब तक इनको इजराइल मारता रहा, लेकिन अब चूंकि जब हमला ज्यादा ही इजराइल करने लगा है, हर दूसरे दिन वो दाग देता है एक ड्रोन, तब सरकार के अंदर खलबली मची और फाइनली लेबनान की सरकार ने आरोप लगाया है इजराइल के ऊपर कि हम सीजफायर के समझौतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन इजराइल रोज हमारे ऊपर हमला करके हमें नुकसान पहुंचा रहा। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह, लेबनान, गजा, खान यूनुस, वेस्ट बैंक, इन तमाम जगहों पे टॉर्चर करके हमला करने का काम करता चला जा रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर इजराइल के ही हवाले से निकल के सामने आ रही कि इजराइल का एक बंधक जो हमास की कैद में था, उसने अपना एक इंटरव्यू दिया और उसने जो बात बोली वो बात आपको बताऊंगा, लेकिन बताने के पीछे वजह क्या वो आप जान लो। दरअसल कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें वेन गबीर बाकायदा एक वीडियो अपने टेलीग्राम नेटवर्क पे खुद साझा करती हूँ। उसी वीडियो के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वेन गबीर इतना क्रूर है, इतना निर्दयी इंसान है कि इसने फिलिस्तीनियों के हाथों को बांधा, जो फिलिस्तीनी बंधक थे, जिनके ऊपर कायदे से कोई मुकदमा तक कायम नहीं हुआ था, जिनके ऊपर कोई FIR तक नहीं था, बशर्ते इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। इनका बस एकमात्र कसूर था कि ये मुसलमान थे और फिलिस्तीनी थे। इनके वीडियो के साथ क्या कुछ हुआ आप जानिए। इनके हाथों को पीछे से बांधा गया, सामने इजराइल का झंडा लगाया गया, झंडा लगाने के बाद इनका सर उस झंडे के आगे झुकाया गया, बुरी तरीके से पीटा गया। और उस वीडियो में जो वेन गबीर था वो कहता हुआ नजर आ रहा था कि इनको हमने मारा है, ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी के पिल्ले हैं, कीड़े हैं, और इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको मार देना चाहिए। ये वीडियो भी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और वायरल करने वाला कोई और नहीं, वेन गबीर ही था। अब इसके बाद एक इंटरव्यू निकल के सामने आया जो एक इजरायली बंधक का था, जिसका नाम था मैक्सिम हरकिन। मैक्सिम हरकिन ने इस वीडियो में दावा किया कि हमास उसको दिन में 5 से 6 बार पीटते थे। हमास के जो फाइटर थे 5 से 6 बार पीटते थे।
क्यों पीटते थे उसकी सबसे बड़ी वजह बताई बेन गवीर को, क्योंकि बेन गवीर लगातार फिलिस्तीनियों को टॉर्चर कर करके उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करते रहते थे और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। जो मैक्सिम हरकिन था, मैक्सिम हरकिन एक इजरायली बंधक था जो हमास की कैद में था। उसको हमास ने दिन में 4 से 6 बार रोज पीटा। उसकी पीठ पे एक मैसेज लिखा था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये बड़ा साफ मैसेज लिखा था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। साथ ही जो मैक्सिम हरकिन था इसको भूखा भी रखा गया, इसको हर गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया। चूंकि बेन गवीर इधर फिलिस्तीनियों के साथ जब टॉर्चर करता था तो बदले में हमास भी इजरायली बंधकों को टॉर्चर करने का काम करता था। ये बात सीधी सी है कि भाई आप हमारे लोगों को टारगेट करोगे तो हम आपके लोगों को कितने दिन अच्छे से रखेंगे। खैर ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। फिर इसने बताया कि मेरे जो फादर हैं वो IDF में ही है। उन्होंने खुद बताया है कि जो मेरे साथ टॉर्चर हुआ वो कुछ गलत नहीं हुआ, चूँकि हमने भी फिलिस्तीनियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो सोचिए कि इजरायली बंधक ही अपने सरकार के मंत्री पे, अपने सरकार के मिनिस्टर पे आरोप लगा रहा कि इसकी वजह से मुझे टॉर्चर किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि लोग आज कितने त्रस्त हैं। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से कि इजराइल ने वेस्ट बैंक और जेनिन के अंदर अलग अलग जगहों पर 6 से 7 लोगों को फिर से अरेस्ट कर लिया है। अब आप सोच के देखिए, ये कल 3 लाशों को छोड़ते हैं, 30 लाशों को, माफ कीजिएगा 30 लाशों को ये छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद फिर से ये 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो फिर ये सीज फायर और बंधकों का आदान प्रदान कब तक चलेगा? चूंकि जितने जिंदा लोग थे उनको हमास ने छोड़ दिया, जितनी लाशें हैं उनको जैसे तैसे करके हमास सौंप ही रहा है। अब रही बात इजराइल की, तो इजराइल 10, 20, 50 लोगों को छोड़ता है, 10, 15, 20 लोगों को फिर से अरेस्ट कर लेता है, फिर से कुछ लाशों को छोड़ देता है, फिर 20, 25 लोगों को अरेस्ट कर देता है, फिर सीज फायर चिल्लाता है, उसके बाद फिर हमला करके, अटैक करके, बम गिरा के लोगों को मार देता है। जब से सीज फायर हुआ है कम से कम 150 लोगों को मार दे इजराइल ने। तो फिर ये सीज फायर है कहाँ? सीज फायर महज एक सुनहरा ख्वाब है जो आम मुसलमान को दिखाया जा रहा, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। खैर एक और बड़ा मुसलमान है, उससे बड़ा मुसलमान मैंने दुनिया में नहीं देखा, और उसका नाम है अल सरा। पहले ये भाई साहब अल जुलानी थे, पहले ये $10 मिलियन के वांटेड टेररिस्ट थे। आज ये सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने कसम खाई है कि मैं अपने देश में करप्शन नहीं होने दूंगा। कैसे हुआ आप जानो। सीरिया के राष्ट्रपति अल सरा ने या फिर अल जुलानी ने अपने भाई जमाल के ऑफिस को बंद कर दिया। इनका भाई जमाल था, जाहिर सी बात है भाई राष्ट्रपति का भाई है तो ठीक ठाक उसका काम होगा, ठीक ठाक उसके पास पैसे होंगे। इसका दमिश्क में एक ऑफिस था और रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है कि सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी ने अपने भाई जमाल के ऑफिस को बंद कर दिया। चूंकि जमाल के ऊपर आरोप लगा था कि जमाल जब बिजनेस डील कहीं करता था तो इस बात का रोब झाड़ता था कि मैं राष्ट्रपति का भाई हूं, मेरे साथ डील करना है तो मेरी शर्तों पे करना होगा। ये बात जैसे ही सीरिया के राष्ट्रपति को पता चली, उन्होंने अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी इमेज को सही करने के लिए अपने भाई के ऑफिस को बंद कर दिया। अब आप सोचिए कि एक आतंकवादी भी अपने इमेज को बचा रहा है। एक आदमी जिसके ऊपर कभी $10 मिलियन का आरोप लगा था, सुपारी निकली थी, इल्जाम, आरोप, इनाम, जो भी आप कह लें, आज वो बचा रहा है। खैर क्या कहा जाए। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही रशिया के हवाले से। रशिया की एक जहाज जिसपे लगभग 7 लाख बैरल तेल लदा हुआ था और ये भारत की तरफ आ रही थी, अचानक से जो बैल्टिक सी है वहां पे उसने यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेके वो वापस लौट रही है और कंफ्यूज है, क्योंकि भारत की तरफ से साफ कहा गया कि अब ये जहाज नहीं आ सकती। अब आप सोच के देखिए कि क्या भारत की सरकार ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। पूरी कहानी क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ चैनलों ने आपको कंफ्यूज करके रख दिया। दरअसल ये जहाज जिसका नाम फ्यूरिया था, ये रशिया से चली थी, भारत के लिए आ रही थी, गुजरात आती, लेकिन अचानक से ही ट्रंप ने सेंसस लगा दिया 2 रशियन तेल कंपनियों पे, जिनमें से एक का नाम था रोजनेफ्ट और दूसरा ल्यूकाइल। ये दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इन पे जब सेंसस लगाया गया तब एक सवाल उठा कि इनसे तेल कौन खरीदेगा।
तब भारत ने कहा था कि तेल हम खरीदेंगे, परेशान न रहो। लेकिन अब अचानक से सेकंड सेंक्शंस जो लगा दिया अमेरिका ने, उसमें कहा गया कि जो कंपनी इनसे तेल खरीदेगी उनके ऊपर भी सेंक्शंस लग जाएंगे। साथ ही सेंक्शन में यह भी कहा गया कि इन जहाजों की, इन कंपनियों के जो बेड़े हैं उनका जो इंश्योरेंस होगा, अगर कंपनी क्लेम करवा देती है तो उस कंपनी पे भी सेंक्शंस लग जाएंगे। जिस देश के समुद्री रास्ते से ये जहाज गुजरेंगे उन पे भी सेंक्शंस लग जाएंगे। इस वजह से इन दोनों कंपनियों को साफ तौर पे दिवालिया करने का काम अमेरिका ने कर दिया। और ये जब निकलती हैं रास्ते में, इनके ऊपर जब सेंक्शंस लग गया तो भारत की भी जितनी कंपनियां थी, वो चाहे रिलायंस हो, चाहे IOCL हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, इन तमाम कंपनियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भैया हम तुमसे तेल नहीं ले पाएंगे क्योंकि तुम्हारे पर सेंक्शंस लगा है, और अगर हम तुमसे तेल ले लेंगे तो सेंक्शंस हमारे ऊपर भी लग जाएंगे। इस वजह से आज ये जहाज यू टर्न होके जा रही है। आज इस जहाज में जो तेल लदा है वो कचड़ा हो गया, क्योंकि भारत उससे तेल नहीं ले रहा। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और रशिया के बीच दूरियां बढ़ गई हैं? तो ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि हम तेल लेंगे, लेकिन केवल उन्हीं कंपनियों से जिन कंपनियों पे सेंक्शंस नहीं लगा। तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया जिन कंपनियों से तेल बेचेगा, अमेरिका उस पर सेंक्शंस लगाता रहेगा, तो भारत भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ रास्ता अपनाएगा। और कायदे से यहाँ पे रशिया को भी एक लूप होल निकालना पड़ेगा कि वो तेल ईरान को भेज दे या फिर चाइना को भेज दे, और चाइना से वो तेल भारत में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन सही हो जाएगी, अदरवाइज सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी और रशिया और भारत के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। और इधर एक रिपोर्ट और भी निकल के सामने आई है कि भारत ने अमेरिका से भी रिकॉर्ड तौर पे तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो क्या मोदी जी जाके आगे? आप समझदार हैं, ज़्यादा खुल के बोलना सही नहीं होता, जो कि अंधभक्तों को पिछवाड़े में ना मिर्ची लग जाती है। खैर क्या कहा जाए। इधर एक और अपडेट निकल के सामने है, और खासकर इस अपडेट से जितने मुसलमान भाई सऊदी अरब में ट्रक चलाते हैं वो भी प्रभावित होंगे, चूँकि अमेरिका ने ट्रकों के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है और साथ ही 10% बसों पे लगा दिया है। और ये टैरिफ अमेरिका में जितनी ट्रक से इंपोर्ट होगी उन पे लगेगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि भाई इससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सऊदी में ट्रक चलाते हैं उनको पता होगा कि वो ट्रक सेकेंड हैंड होती हैं और वो ट्रक अमेरिका से ही आती हैं। अब अमेरिका की किसी कंपनी को अगर ट्रक महंगी मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रक सऊदी अरब को भी वो महंगा ही बेचेगा 5 साल 10 साल चलाने के बाद। तो आने वाले टाइम में सऊदी अरब में जो ट्रक 16, 17, 18 लाख में मिल जाती थी, अब वो लगभग 30 से 40 लाख तक जा सकते हैं, और इससे भारत के मुसलमानों की जेबों पे भी बड़ा असर पड़ेगा। तो फिलहाल ये थी पूरी खबरें। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करे।